हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरिजॉन मंत्रा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, ये जो आपका है, ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रीएम्बल है। ठीक है, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रीएम्बल से स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने सेम प्रैक्टिस को फॉलो किया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल को ऐड किया। प्रीएम्बल का मतलब क्या है? प्रीएम्बल का मतलब है एक इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। इंट्रोडक्शन और प्रीफेस आपने बुक्स में भी देखा होगा। जैसे कोई भी किताब है, किताब के फर्स्ट पेज पे आपको प्रीफेस लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पे जितना आपको बुक में कंटेंट है, जिस बारे में आपको किताब है लिखी गई है, उसमें एक ब्रीफ समरी आपको प्रीफेस में मिलेगी। ठीक है, तो उसका मतलब है आपका प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, जो हमारा प्रीएम्बल है। और वो उसको हम क्या बोलेंगे? इट कंटेन्स द समरी एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रीएम्बल को बोला जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। हार्ट एंड सोल, आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 3-4 लाइन्स हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अभी आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको ये सारे वर्ड्स मैं इलेबोरेट करके डिस्कस करूँगी। इंटेग्रिटी, ओके। ठीक है, तो हम आप चलते हैं हमारे आगे। तो प्रीएम्बल जो था हमारा, वो अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। वो कब किया गया था? 18 दिसंबर 1976 को। जब क्या था आपको पता है, उस टाइम इमरजेंसी, हमारे भारत में इमरजेंसी का टाइम था। जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करके रखी थी। ठीक है, वो भी इंटरनल रेबेलियन के बेसिस पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे, वो मैक्सिमम उस टाइम जेल में थे, क्योंकि उन्होंने आपके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने एक तरह से वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे और उन्होंने उनको अपोज किया। तो आपका जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। और जो आपका प्रीएम्बल था, उसमें चेंजेस किए। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंडर उन्होंने एक आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड ऐड किए। किसके बीच में? सॉवरन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉवरन एंड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इनके बीच में 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड किया गया। और जो आपका यहाँ पे यूनिटी है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इसकी जगह क्या चेंज कर दिया गया? सॉरी, यूनिटी ऑफ इसकी जगह पहले यूनिटी ऑफ द नेशन की, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन की जगह क्या था? यूनिटी ऑफ द नेशन। और इसको चेंज करके यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन बना दिया गया। मतलब कि एक वर्ड नया ऐड किया गया, इंटेग्रिटी। तो कितने वर्ड्स हो गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंडर। मतलब 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत 3 शब्द ऐड किए गए हमारे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ओके, ठीक है, अब हम एक एक वर्ड का मतलब अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट है आपका सॉवरेन। ठीक है, तो सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट होना। सॉवरेन का मतलब है कि हमारा जो भारत है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है,
मतलब कि हमारे पास एक पावर है टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, मतलब हम किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सब्जेक्ट पर हम लॉज बना सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। और ठीक है, और इंडिया वो किसी की डिपेंडेंसी नहीं है और वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा, कोई उस पर कोई एक्सटर्नल पावर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इंडिया जो है वो फ्री है अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, इंडिया फ्री है। ठीक है, कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब जैसे पहले ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, हम उनके अंडर काम कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं था। हाँ ठीक है, तो अब आपको पता है 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ, जो आपका नेशंस था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को रेटिफाइड किया था, मतलब उसको एक्सेप्ट किया था, उसके मेंबर। अब आपको पता है हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के मेंबर हैं हम इस टाइम, क्योंकि हम पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था। वो सारी कंट्रीज आपकी ऑलमोस्ट आपकी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन मेंबर्स हैं। ठीक है, और बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई एक अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी कोई और है। ठीक है, वो हमारी सॉवरेनिटी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती। ठीक है, वैसे तो हम आपके यूएनओ के मेंबर्स भी हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, हम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उसको खुद कंट्रोल करते हैं। कोई भी हमसे ऊपर कोई भी पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगला, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवाद मतलब कि जैसे किसी एक इंसान को इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं देंगे और पूरे समाज को एक इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, पूरे समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम सोशलिज्म। ओके, तो क्या है, आपको मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट 1976 के संशोधन के अंतर्गत हमने एक वर्ड ऐड किया था, सोशलिस्ट वर्ड। ठीक है, तो और आपको ये जो सोशलिज्म है ना, वो हमारे जो डीपीएसपी है वहाँ देखने को मिलेगा। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब स्टेट जो है हमारी ऐसी पॉलिसीज तैयार करती हैं जिससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरे समाज का डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। कौन सा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसका मतलब क्या है कि जो वेल्थ है शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए। और जो वेल्थ है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो वेल्थ है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है, उसमें क्या होता है, जैसे आपके चाइना में है, वहाँ पे एक ही सुप्रीम लीडर है, उसी के पास सारी पावर है। ठीक है, वो कुछ भी करवा सकता है वहाँ पे, तो not concentrated in the hands of few, and the government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities। आपको पता है हमारे लैंड रिफॉर्म्स भी आए हैं। पहले जो हमारा राइट टू होल्ड लैंड था वो अब एक लीगल राइट हो चुका है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इससे भी पता लगता है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्युलर का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। सेक्युलर का मतलब है कि हमारी जो कंट्री है ना भारत, उसमें कोई एक हमारी कंट्री का एक स्टेट रिलीजन नहीं है। मतलब कि हम नाम हमारा हिंदुस्तान ज़रूर है, बट हिंदुस्तान जो है उसमें ऐसा नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर नाम बोल दिया कि ये हिंदुओं की ही कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे हर धर्म को इक्वल रखा जाता है, हर धर्म की इज्जत की जाती है और इक्वल फ्रीडम है सभी धर्मों को अपना धर्म को प्रोफेस और प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने को, कि हमें ये तीनों चीज़ों की फ्रीडम है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 25 to 28 में आता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, कोई भी इंसान अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकता है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, कोई उसको
कोई और सबको इक्वल फ्रीडम है और रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, सभी रिलीजन्स की। ओके, अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है, आपको पता है, गवर्न बाय द पीपल। ओके, डेमोक्रेसी होता है गवर्न बाय द पीपल, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अब दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लोग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लोग क्या हैं, डायरेक्ट, जैसे रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, मतलब हम वोट करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं, हमारे द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, हमारे द्वारा सरकार चुनी जाती है। और सुप्रीम पावर किसके पास है? पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, गवर्न बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल का मतलब होता है डेमोक्रेसी। ओके, और ये भी दो टाइप की बता दी, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, और जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, हम अपनी पावर को जो हमारी पावर है हम उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वोट करते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट है, तो हम अपनी पावर को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे वोट करेंगे तो हमारे द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव को मतलब सरकार चलाएगा, हमारी बात वहाँ पे रखेगा। ठीक है, तो एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट मतलब भी वही है, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। ठीक है, वो बता दिया। दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। ठीक है, जो हम जिस इंसान को, जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, वो जैसे आपके हाउस में बैठते हैं, एमपीज हो गए, एमएलए हो गए, वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो भी दो टाइप की, एक पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और प्रेसिडेंशियल अमेरिका में है। ठीक है, representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policy and actions। executive मतलब जो कि आपके laws बनाते हैं और जो execute करते हैं किसी भी policies को, और ठीक है, तो वो directly responsible है हमारे legislature के लिए कि उन executives को वहाँ जवाब देना पड़ता है कि policy आप क्या policies बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कैसे काम करेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट बाय सिस्टम, ये आपको बता दिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 1 पर्सन 1 वोट, एक आदमी सिर्फ एक वोट दे सकता है। और एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 साल का हो चुका है या उससे ज़्यादा उम्र का है, उसको कोई भी लॉ उसको वोट देने से उसका हक नहीं छीन सकता। ठीक है, और द वर्ड डेमोक्रेटिक रेफर्स नॉट ओनली टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इंडिया में है। ठीक है, अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारा, चाहे वो जैसे प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्टेड हमारा हेड होता है। और जो आपका मोनार्की है, मोनार्की में जो हेड होता है वो एक हेरिडिटरी पोजीशन को एक्वायर करता है, मतलब उनका एक तरह से वहाँ पे नेपोटिज्म है, मतलब कि अब अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही आगे राजा रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है वहाँ पे हमारी एक रिपब्लिकन स्टेट है इंडिया, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट वो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, और फिक्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। जस्टिस जो है, जस्टिस 3 टाइप का जस्टिस है। ठीक है, एक आता है आपका सोशल जस्टिस, जिसमें क्या है, डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन। ठीक है, कि किसी भी हर नागरिक को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर आता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब कि
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, लाइक कि कोई ज़्यादा अमीर है कोई गरीब है, उन दोनों को फैसिलिटीज़ इक्वल दी जाएंगी, चाहे कोई किसी के पास कितना भी पैसा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ, मतलब इसका मतलब है कि हमें एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ इंडिया में है। ठीक है, फिर आता है आपका इनकम एंड फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें कॉम्बिनेशन है सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस का। पॉलिटिकल जस्टिस में है कि सब नागरिक के पास इंडिया के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट है, जो हम अपना वोट करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सदन में भेजते हैं, वो हमारी तरफ से वॉइस रेज करता है गवर्नमेंट में और हमारे लिए ही लॉज रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो आइडिया था आपका जस्टिस का, वो हमने कहाँ से लिया है, रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1917 में। फिर है लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी एक तरह से हुआ फ्रीडम है आपको कि आप लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप बोल सकते हो, आप अपने व्यूज़ रख सकते हो। ठीक है, आप अपना एक व्यू, एक अपना सबका अपना एक आइडियोलॉजी होता है, सब अपने व्यूज़ और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और अगर इनको कोई वायलेट करता है तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज का भी प्रावधान है। द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट है, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, 1789 से 1799 तक जो हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर आता इक्वालिटी आपको बता ही दिया, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बताते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी on the basis of caste, sex, color, racism. Okay, the preamble provides for equality of status and opportunity to all the people. ये मैंने आपको बता दिया, equality of status, ये आपके सारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, कोई भी इंसान को वोट देने से नहीं रोक सकते आप, उसके रिलीजन पे, रेस के अकॉर्डिंग, कास्ट और सेक्स के, आप उसको वोट देने का अधिकार उससे नहीं छीन सकते। आर्टिकल 325, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस, ये आपको बता दिया 326 में आएगा ये। ठीक है, आप वोट कर सकते हो आप। फिर आपका DPSP, इक्वल राइट टू मेन एंड वेमेन, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं उसमें आर्टिकल 39 में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए मेन एंड पावर में, चाहे वो लेबरर्स हों, उनके वेजेस हों, चाहे उनका वर्क प्लेस हो। वेमेन और मेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने की बात की गई है। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब ये फ्रेटर्निटी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि पूरे भारत में जितने भी नागरिक हैं उनकी सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप है कि वो इंडिया भारत का नागरिक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट का, जैसे अगर कोई पंजाब का है तो वो बोलेगा कि नहीं मैं पंजाब का सिटीजन हूँ, तो ऐसा नहीं है, वो भी भारतीय है। कोई स्टेट की हमारी अलग से सिटीजनशिप नहीं दी जाती एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, इसका अपना एक खुद का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एक हमारी ड्यूटी मेंशन है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल, भाईचारे की भावना को फैलाने की एक ड्यूटी है, वो हमारे आर्टिकल 51A में जहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है वहाँ पर लिखा गया है। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट द फ्रेटर्निटी हैज़ टू शो टू थिंग्स, एक तो हो गई आपकी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। द वर्ड इंटेग्रिटी मैंने आपको बता दिया, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया था। ठीक
ठीक है, अब आते हैं हम प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताऊं, एक केस हुआ था, बेरूबरी केस हुआ था। ठीक है, 1960 में एक बेरूबरी केस हुआ था जिसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन रेज किया, जिसमें एक क्वेश्चन रेज किया गया रिलेटिंग टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू सीड इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन टेरिटरी। बेरूबरी जो एक यूनियन था वो आपका जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे एक जगह थी बेरूबरी नाम की। ठीक है, तो अब क्या था, जो आपका आर्टिकल 3 था, जो आपका आर्टिकल 3 है जिसमें मेंशन किया गया है कि हम अपनी जो हमारे इंडियन टेरिटरी है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको एरिया बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, वो पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इसमें क्या हुआ, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन टेरिटरी एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 3। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट एज गारंटेड इन द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कवर सिजेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। मतलब जो आपका बांग्लादेश था जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, तो जो हमारे पास पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 में दी गई थी वो कवर नहीं करता है कि हम अपने इंडिया की किसी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री में ऐड करवा दें, मतलब अपने आप को अपनी टेरिटरी को गिव अप करके फॉरेन कंट्री में दे दें। ठीक है, तो इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन कंट्री ओनली बाय मीन्स, और ये काम सिर्फ ये अमेंडमेंट के दौरान ही हो सकता था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल अंडर 368। फिर क्या हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1960 में, जिसमें हमारी जो बेरूबरी यूनियन थी उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया था बांग्लादेश में, जिसको ईस्ट पाकिस्तान भी बोलते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है कांट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो बेरूबरी केस था इसके अकॉर्डिंग जो बोला, प्रीएम्बल इज़ अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबरी केस में ये बात बोली। जब केशवानंदा भारती केस आया तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि जो आपका प्रीएम्बल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गिव अप अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्डिक्ट और कहा प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सब्जेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज आर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बाकी आप अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंडर कर सकते हो। अब आता है, ये मैंने आपको बता दिया, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल कैन बी सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सरसाइज अंडर 368, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते हो। और इसको क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीएम्बल चैप्टर 4 फिनिश। ओके, तो जो आपका प्रीएम्बल था, और प्रीएम्बल का जो आइडिया था वो कहाँ से मिला था हमें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक आपका रेजोल्यूशन मूव किया था जिसको बोलते थे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी। ठीक है, इसको क्यों किया गया था, जो फंडामेंटल्स और जो फिलॉसफी थी और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की उसको इसमें बताया गया था, और इसी के बेस पे हमने अपने प्रीएम्बल को बनाया गया था। जब आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में पेश किया था, तो उसी से हमने अपना प्रीएम्बल को तैयार किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को ऐड किया। ठीक है, ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा फर्स्ट आर्टिकल से लेके 4 आर्टिकल तक, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। ओके।